अब बहुत हुआ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से। क्या सोचकर आई थी इस महल में मैं, और क्या हो गया मेरे साथ। इससे अच्छा तो मैं अपनी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर लेती, कम से कम इस तरह सभी के सामने मेरी यूं बेइज्जती तो ना होती। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो अलीशा आलीशान महल में शादी करके आने के बावजूद भी इस तरह की बातें कर रही थी, और क्यों उसे शादी पर पछतावा हो रहा था। तो आइए जानते हैं। स्वागत है तुम्हारा हमारे इस शाही आलीशान महल ससुराल में। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ये आलीशान ससुराल? रानी साहिबा, ये महल तो सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कहीं आलीशान महल की बहू बन सकती हूँ। बहू मैं भले ही इस आलीशान महल की रानी साहिबा हूँ, लेकिन तुम मुझे माँ जी बुला सकती हो। आलीशान महल के सभी लोग मिलकर नई नवेली बहू अलीशा का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं, और अब प्रीति अपनी भाभी अलीशा को पूरा महल दिखाती है। अपना सारा आलीशान ससुराल देखकर अब अलीशा अपने आलीशान कमरे में जाती है। कितनी एंटीक चीज है इस पूरे महल में। ये घड़ी तो मुझे 200-300 साल पुरानी लग रही है, और ये शीशा भी कितना सुंदर है। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलकर आराम कर लेती हूँ। आलीशान महल के इस मखमल वाले बिस्तर पर तो मुझे आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। अलीशा अपनी शादी का जोड़ा बदलकर नॉर्मल कपड़े पहन लेती है, और जैसे ही अपने मखमल के बिस्तर पर सोने के लिए जाती है तो अचानक उठ पड़ती है। मुझे तो लगा था कि आलीशान महल का आलीशान बिस्तर बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम होगा, लेकिन ये तो मेरी पीठ पर इतनी तेज की लगा। इसके नीचे गद्दा है या ईंट पत्थर? अलीशा जैसे ही चादर हटाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसे वो मखमल का बिस्तर समझ रही थी, दरअसल वो अंदर से एक मामूली सा गद्दा था, और वो गद्दा ईंट पत्थर के ऊपर बिछा हुआ था। ये सब देख अलीशा को काफी हैरानी होती है कि तभी अलीशा का पति राघव भी कमरे में आ जाता है। राघव, ये सब क्या है? तुम आलीशान महल में रह रहे हो और यहाँ बिस्तर की जगह ये ईंट का पत्थर बना हुआ बेड है। इस पर भला तुम सोते कैसे हो? पहले के समय में कहाँ लकड़ी के बिस्तर हुआ करते थे, उस समय लोग इसी तरह सोते थे। मुझे तो इस पर सोने की आदत हो चुकी है। सोने की तुम भी धीरे धीरे इसकी आदत डाल लो। असली आलीशान महल के लोग इसी तरह सोते हैं अलीशा। बेचारी अलीशा रात भर उस बिस्तर पर करवट ही बदलती रहती है, और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। अलीशा जल्दी से उठकर तैयार हो जाती है। मैंने तो सुना था कि आलीशान महल में रहने वाले लोगों का खाना भी उनकी तरह ही आलीशान होता है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। ना जाने मेरे लिए खाने में क्या क्या बना होगा। मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, शाही पनीर। अब तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो जल्दी से नीचे चलती हूँ। अलीशा अपने ससुराल वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाती है, ये सोचकर कि उसे अपने आलीशान ससुराल में आज शाही खाना खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही खाना टेबल पर लगता है तो अलीशा के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। जहां अलीशा शाही पनीर, पालक पनीर की उम्मीद लगाकर बैठी थी, वहीं पूरे डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दाल, रोटी, चावल और चटनी रखी हुई थी। आलीशान महल में रहकर भी आप लोग ये सब खा रहे? अरे इससे अच्छा खाना तो गरीब खा लेता है। कितनी अजीब बात है ना। बाहर से तो मेरा ससुराल आलीशान महल है, लेकिन अंदर से इतनी गरीबी। कोई गरीबी नहीं है बहू, बल्कि इसे ही तो असली खाना कहते। रोज रोज पालक पनीर, शाही पनीर, बिरयानी खाकर हम थक चुके थे, इसीलिए अब कुछ दिनों तक हमारे घर में यही सब बनेगा। अलीशा बड़ी मुश्किल से अपनी आलीशान ससुराल में वो गरीब वाला खाना खा पाती है, और अब कलावती अपनी बहू अलीशा को उपहार के तौर पर कुछ चीजें देती है। अलीशा बहू, ये हमारा पुश्तैनी हार और पुश्तैनी साड़ी है। जब भी कोई नई नवेली बहू शादी करके हमारे इस आलीशान महल में आती है तो हम उसे उपहार के तौर पर ये पुश्तैनी चीजें देते हैं। अलीशा जैसे ही अपनी सास की दी हुई साड़ी खोलकर देखती है। माँ जी, ये आपकी पुश्तैनी साड़ी है? या साड़ी तो एक रंग की होती है, लेकिन ये तो रंग बिरंगी साड़ी है, जैसे ढेर सारे कपड़ों को आपने आपस में जोड़कर साड़ी तैयार की हो। अरे बहू, यही तो आजकल का लेटेस्ट फैशन है। इसे पहनकर तैयार हो जा तू भी, फिर तू भी रानी साहिबा लगेगी। रानी साहिबा का तो पता नहीं, लेकिन बर्तन बेचने वाली जरूर लगूंगी इसे पहनकर। साड़ी देखने के बाद अब अलीशा जैसे ही अपने सास का दिया हुआ पुश्तैनी हार देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो असली सोने का नहीं बल्कि नकली हार है। जिसे देख ये सब क्या है? आलीशान महल में रहकर भी आप मुझे पुश्तैनी के तौर पर ऐसी कबाड़ा चीज दे रहे हैं। ये असली सोने का हार नहीं बल्कि नकली हार है। आपने तो बस इस पर पीले रंग का पानी चढ़ाया है। ये देखिए, इस तरफ से इसका पानी उतर रहा है। अलीशा को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि भले ही उसका ससुराल बाहर से आलीशान महल हो, लेकिन अंदर से उसका ससुराल गरीब है। अरे माँ जी, ये घड़ी तो कब की खराब हो चुकी है। आप लोग इसे फेंक क्यों नहीं रहे हैं? कबाड़ी वाले को दे दीजिए, कुछ पैसे मिल जाएंगे इससे आपको। कह तो ठीक रही है बहू, लेकिन इस घड़ी की सुइयां निकालकर हम इसमें अपनी फोटो लगा सकते हैं, और देखते ही देखते हमारा एक एंटीक पीस का फोटो फ्रेम तैयार हो जाएगा।
कंजूसी की भी हद होती है। एक तो आलीशान महल ससुराल के सपने दिखाकर मेरी शादी गरीब ससुराल में हो गई। शादी तो ये बस नाम का आलीशान महल है, वरना ये किसी झोपड़पट्टी से कम नहीं। रोज रोज अपने आलीशान महल ससुराल में दाल रोटी खा खा कर अलीशा काफी बोर हो चुकी थी, इसलिए आज वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से सबके लिए बिरयानी बनाती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस बिरयानी के अंदर से, आज तो सब लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। अलीशा के ससुराल वाले जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आज दाल रोटी के बजाय महंगी बिरयानी देखते हैं तो सबकी आंखें बाहर निकल आती हैं। अरे भाभी, आपने इस बिरयानी को बनाने में कितना खर्च किया है? हे भगवान, आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? हम दाल रोटी में भी खुश थे। और नहीं तो क्या बहू, ये तो बहुत ज्यादा बिरयानी है। अब एक हफ्ते तक हम ये बिरयानी खाएंगे और घर में कुछ भी नहीं बनेगा। अपने ससुराल वालों को हर छोटी छोटी चीज पर कंजूसी करता देख अलीशा काफी ज्यादा परेशान होती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज अलीशा की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए उसके आलीशान ससुराल में आती हैं। अलीशा, तेरा ये आलीशान ससुराल तो काफी ज्यादा सुंदर है। हम तो यहाँ आज बहुत सारे रील भी बनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बाहर से आलीशान महल और अंदर से गरीब ससुराल। मेरी किस्मत खराब थी जो इस घर में मेरी शादी हुई। अलीशा घर में काम करने वाले नौकर को बोलकर अपनी दोनों सहेलियों के लिए नाश्ता मंगवाती है कि तभी उनका घर का नौकर नाश्ते में काली चाय और पार्ले जी बिस्किट लेकर आता है, जिसे देख ये क्या, तेरा महल जैसा ससुराल में रहकर भी तू ये गरीब वाला नाश्ता करवा रही है? अरे गरीब भी इससे अच्छा ही नाश्ता करता है। लगता है तेरा आलीशान ससुराल सिर्फ नाम का आलीशान ससुराल है, वरना ये किसी झोपड़पट्टी से कम नहीं है। अपनी दोनों सहेलियों के सामने अपनी बेइज्जती होता देख अलीशा अब अपने घर की नौकर पर भड़कने लगती है। अरे बेवकूफ, कम से कम दूध की चाय तो बना लाते। अरे ऐसी भी क्या कंजूसी करनी, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इन सभी चीजों से। इससे अच्छा कि मैं झोपड़पट्टी में ही शादी कर लेती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अलीशा ससुराल वालों के साथ हॉल में बैठी होती है कि तभी उस आलीशान ससुराल में दो बैंकर आते हैं। आप लोगों ने समय से किस्त नहीं भरी है, इसलिए अब हमें आपका ये आलीशान महल सेल करना होगा। क्या किश्त? लेकिन किस बात की किश्त? इन लोगों ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेकर अपने आलीशान महल गिरवी रखा था और अभी तक इन्होंने पैसे नहीं चुकाए हैं। अलीशा, तुम तो हमारे घर के हालात जानती हो। बिना पैसे के हम इस आलीशान महल में कैसे गुजारा करते, इसलिए हमने अपना ये महल गिरवी रख दिया ताकि किसी को भी हमारी हालत का पता न चले। सर, क्या आप हमें कुछ महीनों की और मोहलत दे सकते हैं? मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं जल्द से जल्द सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों की मोहलत ही हम आपको दे सकते हैं। इतना कहकर दोनों बैंकर वहां से चले जाते हैं। आप लोग भले ही आलीशान महल में रहते हैं, लेकिन आपका ये आलीशान महल झोपड़पट्टी से कम नहीं। लोन ना लेकर कब तक अपना गुजारा करेंगे? अगर मेहनत करके पैसे कमाते तो अभी तक आपका महल भी छूट चुका होता। अब सब लोग काम करेंगे और सच में इस आलीशान महल को आलीशान महल में बदलेंगे, वरना ज्यादा देर नहीं लगेगी आप सभी को सच में एक झोपड़पट्टी में रहने में। अलीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। जो काम हमें पहले कर देना चाहिए था वो हम अब करने जा रहे हैं। अगर हमें सच में झोपड़पट्टी में जिंदगी नहीं काटनी तो हमें अभी सही से मेहनत करनी होगी। सभी घर वालों को अलीशा की बात अच्छे से समझ आ जाती है, जिसके बाद अब सभी मिलकर कुछ न कुछ काम ढूंढ लेते हैं और धीरे धीरे बैंक के लिए हुए लोन के पैसे भी चुकाने लगते हैं। और बीतते समय के साथ साथ वो बैंक के सारे पैसे चुकाकर अब अपने आलीशान महल में सच में आलीशान तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। क्यों भगवान जी, क्यों आपने मेरे साथ इतना गंदा खिलवाड़ क्यों किया? मेरी गरीब झोपड़ी जैसी ननद को तो आपने महल जैसे ससुराल में भेज दिया और मैं अपने महल जैसे मायके से इस गरीब झोपड़ी के ससुराल में आ गई। और उसके बाद मेरे मायके वालों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। आखिर क्यों? ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? मेरे माता पिता ने मुझे ठुकरा दिया। आखिर सुकन्या ने ऐसा क्यों कहा और क्यों उसने अमीर होकर भी एक गरीब लड़के से शादी की? उसे गरीब झोपड़ी में आना ही पड़ा। पूरी बात क्या है ये जानने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां अमीर घर की सुकन्या ठाट बाट से रहती थी, लग्जरी कार में घूमती थी, हाई पार्टी अटेंड करती थी, यहाँ तक कि जमीन पर पैर रखने से पहले ही नौकर उसके पैरों में चप्पल डाल दिया करता था। एक सुबह सुकन्या कॉलेज जा रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर ही नहीं होता है। मॉम, डैड, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मेरा ड्राइवर कहाँ है? अरे सुकन्या बेटी, ड्राइवर तो इमरजेंसी में गांव चला गया है, 1-2 महीने तक आने से रहा। आज तुम खुद ड्राइव करके चली जाओ कॉलेज, 1-2 दिन में मैं ड्राइवर ढूंढ लूंगी। मॉम, आपको पता है ना मुझे ड्राइविंग करना अच्छा नहीं लगता, बस महारानी की तरह उसमें बैठ कर जाना अच्छा लगता है। पर कोई नहीं, मुझे लेट हो रहा है,
मैं जा रही हूँ, बाय। ये कहकर सुकन्या खुद ही ड्राइव करके कॉलेज चली जाती है। फिर कॉलेज में पढ़कर शाम को वो कॉलेज से वापस आ रही होती है तो अचानक से उससे गाड़ी नहीं संभलती और पेड़ से जा टकराती है, जहाँ उसके सर में थोड़ी चोट लग जाती है। तभी अश्विनी आकर सुकन्या को देख लेता है और कार में दूसरी सीट पर बिठाकर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ ट्रीटमेंट के बाद उसे होश आ जाता है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। आपका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया, पर डरने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी 2 दिन में। आप ये दवाई ले लेना। थैंक यू, ये लो पैसे, अब मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर सुकन्या चलती है कि संभल नहीं पाती और अश्विनी उसे थाम लेता है। मैडम, अभी आप चलने की हालत में भी नहीं है तो कार कैसे ड्राइव करेंगी? मैं आपको कार में यहाँ पर लेकर आया था, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं आपको ड्राइव करके वहां तक छोड़ दूंगा, वरना क्या पता दोबारा एक्सीडेंट हो जाए। और हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, भला इंसानियत के नाते मदद करने के कोई पैसे लेता है? बातों से पता चलता है काफी बातूनी हो और अच्छी बातें बना लेती हो। ठीक है, तो मुझे ड्राइव करके छोड़ दो। फिर अश्विनी और सुकन्या कार में बैठ जाते हैं और सुकन्या के बताए एड्रेस पर अश्विनी उसे उसके बड़े से घर तक छोड़ देता है, जहाँ रास्ते के बीच उनकी बातें भी हो जाती हैं और सुकन्या अश्विनी के बारे में भी सोचने लगती है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त रास्ते में सुकन्या अश्विनी को देख लेती है और फिर अपने घर वालों से कहकर उसे ड्राइवर की नौकरी पर रखवा लेती है, जहाँ से अश्विनी और सुकन्या का रोज का आना जाना साथ में शुरू हो जाता है, साथ ही उनके प्यार की कहानी भी। एक सुबह सुकन्या कहती है, अश्विनी जानो, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, मुझे लेकर चलो। देखो ना कितनी ठंड हो गई है, मुझे ठंड के कपड़े लेकर आने हैं। हाँ, ठंड तो हो गई है, मुझे भी लग रही है। तो चलो आज मिलकर हॉट चॉकलेट पियेंगे। और शॉपिंग के बाद दोनों महंगे से मॉल में ठंड में हॉट चॉकलेट का मजा लेते हैं। अश्विनी देखो, तुम जानते हो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो चलो ना शादी कर लेते हैं। तुम जानती हो मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम्हारे अमीर माता पिता कभी नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगी, और नहीं मानी तो शादी तो तुमसे ही करूंगी। 2 महीने गुजरते हैं। एक दिन सुकन्या अपने घर वालों को अश्विनी से शादी करने को कहती है, जहां उसके घर वाले तैयार नहीं होते और बगावत करके सुकन्या अश्विनी से कोर्ट मैरिज कर लेती है। ठंड में सुकन्या अपनी छोटी से ससुराल में रह नहीं पाती, ना वहां 2 वक्त की रोटी ठीक से मिलती थी और ना ही ओढ़ने के लिए रजाई कंबल थे, जिससे सुकन्या काफी परेशान और ठिठुरती रहती थी। एक दिन, अश्विनी ये क्या है? मैं तुमसे प्यार के चक्कर में यहाँ आ गई हूँ, पर तुम मेरा इतना भी ख्याल नहीं रख पा रहे कि मुझे ढंग से रजाई दी दो या हीटर लगवा दो। सुकन्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो तुमसे शादी करने के बाद से ही मेरी नौकरी नहीं रही और अभी कहीं नौकरी मिल भी नहीं रही। घर में जो है उससे ही राशन पानी चल रहा है। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कहीं ढंग की जगह नौकरी लग जाए। ठंड तो मुझसे भी नहीं कट रही। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट थी जो शादी करके यहाँ आ गई। गुस्से में सुकन्या सो जाती है। अगले दिन बहू कांपते हुए कपड़े धोकर आती है तो सुनीता उसके पास आग जला देती है। बहू, तुझे ठंड लग रही है ना? ले अपने हाथ ताप ले, हम गरीब लोग इसी से ही गुजारा करते हैं। गुजारा तो इससे ही करना पड़ेगा, पैसे होते तो हीटर रखते ना आप अपने पास। भाभी, आप माँ से ऐसे बात मत कीजिए, घर के हालात ऐसे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। तुम चुप रहो, मुझे पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। अमीर घर से गरीब जगह जो आ गई हूँ, जब तुम इस गरीब घर से और गरीबी में जाओगी ना, तब पता चलेगा। बहू, सब अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम भी चाहते हैं जो हमारी जिंदगी है वो हमारी बहू बेटी न जिए। पापा जी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। काश ठंड में मैं अपने मायके में रहती, लेकिन अब तो वहां जा ही नहीं सकती हूँ। जैसे तैसे सुकन्या ठंड में अपने गरीब ससुराल में रहने की कोशिश करती है, जहां वो घमंडी होकर ससुराल वालों से बात करती है। वहीं ननंद का स्वभाव बेहद मदद करने वाला था। वो अपनी भाभी के भी काम में मदद किया करती थी और अश्विनी को भी दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है। एक सुबह, माँ, खाना बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है इंदु, ध्यान से जाना। ये कहकर इंदु जंगल से लकड़ी लाने चली जाती है, जहाँ लकड़ी लेकर उसे एक घायल हाथी दिखाई देता है, तो कुछ पत्ते तोड़कर जड़ी बूटी से उसकी मरहम वो लगाती है। फिर प्यार से बंदर और पक्षी को भी नदी से पानी लाकर वो पिलाती है,
जानवरों की मदद करता हुआ पास के महल का राजकुमार इंदुमती को देख लेता है। ये लड़की कितनी अच्छी है जो बेजुबान जानवर की इतनी परवाह कर रही है, उन्हें पानी पिला रही है। और एक मैं हूं जो मासूम जानवर का शिकार करने आ गया और उससे हाथी को लग गया। अब से मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा और इस लड़की से विवाह करना चाहूंगा। हे, सुनो, क्या तुम्हें हमारी भी सहायता चाहिए इन जानवरों की देखभाल में? अगर आप मुझसे पूछने की जगह खुद मदद करेंगे तो बेहतर होगा। ये सुनकर राजकुमार नदी से पानी लाकर इंदुमती की तरह जानवरों को पानी पिलाता है, उनके साथ खेलता है। पहली नजर में ही इंदु को पसंद करके राजकुमार सैनिकों से उसका घर ढूंढने को कहता है और उसके घर पर सोने के सिक्के, अनेक मिठाई और तोहफे के साथ घर पर शादी का प्रस्ताव भेजता है। ये देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। अरे अरे देखो, महल से इंदुमती के लिए रिश्ता आया है। अरे भाई गजब हो गया, अब इतनी गरीब घर की लड़की महल में शादी करेगी। देखिए, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वो मेरे महल की पटरानी बनने के लिए बेहद योग्य है। मुझे उनकी मदद करने की चेष्टा भी अच्छी लगी। राजकुमार, हम बहुत गरीब हैं। क्या आप सच में हमारी बेटी को अपने महल की रानी बनाना चाहते हैं? हमारे पास तो आपको देने योग्य भी कुछ नहीं है। आप अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, क्या इससे अनमोल कुछ हो सकता है? जी राजकुमार, हम आपका प्रस्ताव मंजूर करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? गरीब ससुराल की लड़की महलों की रानी बनेगी और मैं कहाँ इस गरीब ससुराल में सड़ रही हूँ और मेरी ननद के भाव बदल जाएंगे। फिर अगले ही दिन बड़े शाही तरीके से इंदुमती की राजकुमार वीर प्रताप से शादी हो जाती है, जहाँ सुंदर से महल में जाने से पहले दासियां फूलों से स्वागत करती हैं। सैनिक सर झुकाते हैं और महारानी और महाराज अपनी बहू का आरती कर स्वागत करते हैं और दरबार में आकर उसे महल का एक एक कोना, बगीचा, रसोई घर सब दिखाया जाता है। और गरीब ननंद महलों में आते ही गरीब लोगों को ठंड में कंबल दान करती है। इंदुमती रानी, अब हम आपका तुलादान करवाकर गरीबों को मोहरे देंगे। जी महारानी साहिबा। अरे तुम तो हमारी बहू हो, तुम हमें माँ जी कह सकती हो। तो माँ जी, आप भी मुझे इंदुमती रानी नहीं सिर्फ बहू कहिए ना। हाँ मेरी बच्ची, वीर प्रताप, हम तुमसे बहुत खुश हैं कि तुम हमें इतनी अच्छी बहू ला कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों हमारे राज्य को बेहद अच्छे से संभालोगे। जी माँ। तभी इंदुमती रानी के वजन के बराबर सोने की मोहरें तोली जाती हैं, फिर उन्हें भी गरीबों में बांट दिया जाता है। इसी के चलते महल में बहू के मायके वालों को भी दावत दी जाती है, जिससे सुकन्या बहुत चिढ़ती है और उसे अपने माता पिता की याद आती है। महल से आकर वो अपने माता पिता के पास जाती है, जहाँ उसके माता पिता उसे दुत्कार देते हैं। अब तू यहाँ क्यों आई है? जब हमने तुझे मना किया था तो तूने हमारी बात नहीं मानी और उस 2 कौड़ी के ड्राइवर से शादी कर ली। सुकन्या, तूने उस गरीब से शादी करके हमसे नाता तोड़ लिया, इसीलिए यहाँ से चली जा। अब वही तेरा परिवार है, जा उनके साथ रहे। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है सुकन्या। ये कहकर उसके माता पिता उससे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं और वो नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। मेरी गलती है, अपने माता पिता को भी मैंने ही दुखी किया है और प्यार करके अश्विन और उसके परिवार वालों के साथ रह नहीं पा रही। ये भी मेरी ही गलती है। खामखा मैं ही ननन से चिढ़ने लग गई। ये तो उसका भाग्य था कि वो महल गई। अब मेरे सास ससुर ही मेरे माता पिता हैं। वैसे भी ननन चली गई है तो उनका ख्याल मुझे ही रखना है। खुद को सुधारते हुए सुकन्या अपने गरीब ससुराल में रहने की कोशिश करती है और अपनी सास ससुर को खाना बना कर देती है, उनका ख्याल रखती है। अश्विन की पहली सैलरी से घर में रजाई कंबल भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो ठंड में आराम से रह पाते हैं और सुकन्या की शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ ननन भी अपने महलों की ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। इसे कहते हैं तकदीर का खेल। जहाँ गरीब ननंद को महलों वाला ससुराल मिला, वहीं महलों के अमीर बेटी को गरीब झोपड़ी का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।